ये मैं नहीं कर सकता। ये पता लग गया शुक्र है वक्त से पहले, लेकिन ये नहीं पता था कि मैं क्या करने के लिए बना हूँ। बस तो वो अगर बता दें आप। कि काम के लिहाज से ना दुनिया में दो तरह के माइंडसेट हैं। एक है एम्प्लॉई माइंडसेट और एक है एम्प्लॉयर माइंडसेट। एम्प्लॉई माइंडसेट की कुछ खसूसियात हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। वो जो जिस चीज़ के लिए बना है उसको वो करनी उसको चाहिए। वो चीज़ करनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल इसमें वैसे कोई ऐसा तो नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यार जॉब वाला ठीक है या फिर बिजनेस वाला ठीक है। हर बंदे की अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से। कोई ये कंपटीशन नहीं है कि बिजनेस वाला बंदा बेटर है, जॉब वाला बेटर नहीं है, या जॉब वाला बहुत सेफ है और 5-10 लाख रुपए सैलरी ले रहा है, और बिजनेस वाला अगर कोई ठेला भी लगा रहा है तो 50,000 या 1 लाख कमा रहा है तो वो जॉब वाला बेटर, ऐसा कुछ नहीं है। या अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। अगर जॉब वाला बंदा बिजनेस करेगा तो वो चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाएगा। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम में फॉल है कि वो अपने एजुकेशन सिस्टम में वो चीज़ें नहीं ऐड कर पाए कि वो इंसान को इस काबिल बना सकें कि वो ये डिसीजन ले सके वो क्या करना चाहता है या वो किस लिए बना है। कि सबसे पहले हमने पहला सेगमेंट जब हमने सॉल्व कर लिया कि हमने अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढ लिया कि हमने क्या करना है, क्या करना है। वो करके आपको पैसे भी मिल जाते हैं और हम्म, खुशी भी मिल जाती कुछ ही है, मिल वो जाए। सॉल्व हो गया। 30 साल में आपने 72 लाख इन्वेस्ट किए और आपकी टोटल जो वर्थ हो जाएगी वो 1 अरब प्लस हो जाएगी। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो फिर इन ऑप्शंस को अवेल क्यों नहीं करते। स्टॉक एक्सचेंज में भी बहुत कम लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। ज़्यादातर लोग प्रेफर ही ये करते हैं कि यार बैंक के पैसे पड़े रहें, उस पर कुछ ना कुछ वो सो कॉल्ड सूद की परसेंटेज ऊपर आती रहे। स्पिरिट, रूह की ग़िज़ा क्या है? इबादत। बाद अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या हाल है, खैरियत हैं? थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जज़ाकल्लाह। साहब भाई, थोड़ा सा फॉर दी ऑडियंस आप बता सकेंगे व्हाट इज़ द बिजनेस दैट यू डू, और आपने जर्नी कैसे स्टार्ट की, और व्हाट वाज द माइंडसेट बिहाइंड स्टार्टिंग दिस, व्हाई पर्टिकुलरली दिस बिजनेस। सो बेसिकली मैंने एक कंपनी स्टार्ट की है, एक ऐसा स्टार्टअप है जिसमें आपको दुनिया की हर सर्विस प्रोवाइड की जाएगी इन फ्यूचर। बहुत बड़ा विजन है जिसका स्टार्ट मैंने लिया है होम मेंटेनेंस सर्विसेज, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, पेंटर, कारपेंटर, एसी टेक्नीशियन, फर्नीचर पॉलिश और मेंटेनेंस और रेनोवेशन से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं। मेरी कंपनी का नाम है सर्वर्स होम केयर। और ये आइडिया मुझे आया था 2018 में। आइडिया कैसे आया था, मैंने देखा एक प्लेटफॉर्म है अमेज़ॉन, बहुत फेमस है। ऐसे ही है। उसके बारे में कहा जाता है कि उस पर दुनिया का हर प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊँ जिस पे दुनिया की हर सर्विस अवेलेबल हो। आपको कोई सर्विस लेने के लिए मार्केट जाना ना पड़े। आपको ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उस पर आप कोई भी सर्विस बुक कर सकते हैं। तो उसमें कुछ सर्विसेज मैंने ऐड कर ली हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने बाकी सर्विसेज भी ऐड करनी है। तो स्टार्ट मैंने कैसे लिया, जब मैंने एफएससी की 2017 में, उसके बाद मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैंने लाइफ में क्या करना है। मेरा एक दोस्त था, उसने सीएस में एडमिशन लिया, उसके साथ मैंने भी एडमिशन ले लिया। एक सेमेस्टर पढ़ने के बाद मुझे ये आइडिया हो गया कि सीएस के लिए मैं नहीं मेरे बना। लिए नहीं है। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। ये पता लग गया शुक्र है वक्त से पहले, लेकिन ये नहीं पता था कि मैं क्या करने के लिए बना हूँ। तो फिर मैंने सीएस को ड्रॉप कर दिया और फिर मैंने 1 साल सेल्फ स्टडी की। मैंने कुछ किताबें पढ़ी, कुछ लोगों को सुना और फिर ये डिस्कवर किया कि मैं जॉब के लिए नहीं बनाऊँ। मेरा जो माइंडसेट है वो बिजनेस माइंडसेट है, एम्प्लॉयर माइंडसेट है। और फिर मैंने देखा कि किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, कौन सा बिजनेस है जो किया जा सकता है, जिसका बेनिफिट है। तो मैंने देखा कि बेरोज़गारी जो है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो सर्विसेज वाला बिजनेस स्टार्ट करने का एक मकसद मेरा ये भी है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके। अब इसमें हमारी कंपनी में उन लोगों को भी हम जॉब देते हैं जिनको कुछ नहीं आता है। हम उनको काम सिखाते भी हैं, स्किल जो है वो उनको सिखाते भी हैं और फिर साथ जॉब भी देते हैं। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है और आगे हम कोशिश कर रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में और इन फ्यूचर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ में इसको स्केल करेंगे। इसमें आप अभी तक कौन कौन से सिटीज़ में सर्विस दे रहे हैं। हमारी सर्विसेज पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में है। अभी तक 3 हमने सिटीज़ में। जी, हमने नेक्स्ट टारगेट सिटीज़ रखे हुए हैं जिनमें कराची है, सरगोदा है, अटक है, वाकंड, ये सब सर्विसेज, ये इन सब सिटीज़ में भी हम इन फ्यूचर सर्विसेज देंगे।
राइट, तो अभी तक हाँ कितना अर्सा हो गया एस्टेब्लिश किए हुए, और व्हाट आर योर एक्सपीरियंस सो फार? कोरोना के बाद मैंने स्टार्ट किया था, और ये बूटस्ट्रैप है। मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ, मेरी फैमिली में किसी ने बिजनेस नहीं किया था। खुद से गलतियाँ करके, ट्राई करके, सीख के, किताबें पढ़ के, और फिर बिजनेस ट्राई करे जा रहा हूँ। अभी भी आगे भी बहुत सारी गलतियाँ करनी है जिनसे सीखना है और इसको इम्प्रूव करना है। तो खुद से मैंने स्टार्ट किया था, बूटस्ट्रैप है, विदाउट इन्वेस्टमेंट। स्टार्ट में मैंने खुद काम किया था, अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लड़के रखे हैं जो काम कर रहे हैं। सही। अच्छा, दो चीज़ें, एक तो आपने मेंशन किया था एम्प्लॉय माइंडसेट और वर्सेस ना एम्प्लॉयर माइंडसेट, दोनों को थोड़ा थोड़ा फॉर द ऑडियंस एक्सप्लेन कर दें कि अगर किसी ने समझना हो गया यार उसका किस किस्म का माइंडसेट है, आइदर ही इज़ एन एम्प्लॉय और ही इज़ एन एम्प्लॉयर माइंडसेट पर्सन, तो वो अगर बता दें आप। कि काम के लिहाज से ना दुनिया में दो तरह के माइंडसेट है, एक है एम्प्लॉई माइंडसेट और एक है एम्प्लॉयर माइंडसेट। एम्प्लॉई माइंडसेट आपको वो सारे लोग मिलेंगे जो जॉब्स कर रहे हैं, और एम्प्लॉयर माइंडसेट वो हैं जो जिन्होंने बिजनेस इस्टेब्लिश किया है या किसी भी तरीका का बिजनेस कर रहे हैं। हम्म, एम्प्लॉई माइंडसेट की कुछ खसूसियात हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। वो रिस्क टेकर्स नहीं होते हैं, वो लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं कि एक पैटर्न के हिसाब से लाइफ चल रही है। उनको अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं, और वो उनको पता है उनको सेफ रहना है लाइफ में कि यार मंथ एंड पे मुझे इतनी सैलरी लाजमी चाहिए ताकि मेरा एक घर का सर्कट चलता रहे, और वो जॉब में सेफ फील करते हैं। तो ये कुछ निशानियां हैं एम्प्लॉय माइंडसेट की। एम्प्लॉयर माइंडसेट जो है वो रिस्क टेकर होता है, वो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को हैंडल करना जानता है। उसकी ज़िंदगी में जब वो सुबह उठता है तो हज़ारों ऐसी चीज़ें होती हैं हर दिन जो उसने लाइफ में पहली दफ़ा फेस करनी होती हैं, उनको रिजॉल्व करना होता है, फिर अगले दिन के नए चैलेंजेस होते हैं। अच्छा, साल में कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनमें वो काम भी कर रहा है और उसके जेब में पैसे भी नहीं आ रहे हैं, हाँ, और कुछ ऐसे दिन आ जाते हैं जिसमें वो कई लोगों की सालों की इनकम से भी ज़्यादा अर्न कर जाते हैं। तो ये भी बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ है, और चैलेंज उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आते हैं, और हर दिन कोई नई चीज़ उसके जहन में आ जाती है, उसके सामने फेस हो करनी पड़ती है उसे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मेरा ये मानना है कि अगर जिसका एम्प्लॉय माइंडसेट है, जो रिस्क नहीं लेना चाहता, सेफ खेलना चाहता है, तो वो जॉब करे। अगर एम्प्लॉय माइंडसेट बिजनेस करने की कोशिश करेगा तो वो उसके लिए डिस्टर्ब करेगा उसको, और अगर जो बिजनेस माइंडसेट है वो जॉब करेगा तो वो जॉब में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो जो जिस चीज़ के लिए बना है उसको वो करनी उसको चाहिए। वो चीज़ करनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल इसमें वैसे कोई ऐसा तो नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यार जॉब वाला ठीक है या फिर बिजनेस वाला ठीक है, हर बंदे की अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से। कोई ये कंपटीशन नहीं है कि बिजनेस वाला बंदा बेटर है, जॉब वाला बेटर नहीं है, या जॉब वाला बहुत सेफ है और 5-10 लाख रुपए सैलरी ले रहा है, और बिजनेस वाला अगर कोई ठेला भी लगा रहा है तो 50,000 या 1 लाख कमा रहा है तो वो जॉब वाला बेटर, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। आप जिस चीज़ और जिस काम को करने में खुशी फील करते हैं, आपको वो करना चाहिए। अगर आप चैलेंजेस और इस तरह की सिचुएशंस फेस करके खुशी महसूस करते हैं, जैसे मेरी लाइफ में मैंने बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं और आगे भी बहुत सारे देखने हैं, तो मुझे ये चीज़ खुशी फील कराती है। मैं अक्सर, कई ऐसे मंथ या वीक्स आते हैं जिसमें मुझे पूरा पूरा दिन काम करना पड़ता है, 15 से 20 घंटे, और कई ऐसे दिन या हफ्ते आते हैं जिनमें मैं बिल्कुल भी काम नहीं करता। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें जब मेरी लाइफ में आती हैं तो मुझे ये ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ें ज़्यादा मज़े की लगती है, ज़्यादा फेवरेट है मेरी। अगर मैं जॉब करूँगा, किसी के लिए काम करूँगा, तो वो मैं वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। अगर जॉब वाला बंदा बिजनेस करेगा तो वो चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाएगा। तो जो जहाँ जिस चीज़ के लिए बना है उसको वो करना चाहिए। यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है। यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है। वैसे इट्स वेरी अर्ली ऑन के बंदे को रियलाइज़ हो जाए कि यार मैंने लाइफ में जो है वो क्या डायरेक्शन लेनी है। ज़्यादातर लोगों को तो मेरे ख्याल में एंड तक भी नहीं पता चल रहा होता कि यार इधर दे आर एन एम्प्लॉई या कि माइंड किस माइंडसेट का है, किस तरह लाइफ गुजारनी है। हाँ, ये यहाँ पे माजरत के साथ हमारा एजुकेशन सिस्टम इस काबिल लड़कों को या लोगों को नहीं बनाता कि वो ये डिसाइड कर सके कि उन्होंने लाइफ में क्या करना है। वो जस्ट गो विद द फ्लो, जहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो वहाँ अप्लाई करते हैं और करने कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं और सर्वाइव करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत पैसों है। की ज़रूरत है। तो हमने कमाने के लिए कोई भी काम करना तो है। हाँ, अब वो क्या काम करना है, ये डिसीजन पावर एक स्टूडेंट के पास नहीं होती आफ्टर ग्रेजुएशन। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम में फॉल है कि वो अपने एजुकेशन सिस्टम में वो चीज़ें नहीं ऐड कर पाए
कि वो इंसान को इस काबिल बना सकें कि वो ये डिसीजन ले सके वो क्या करना चाहता है या वो किस लिए बना है, अल्लाह ने उसको किस लिए बनाया है। तो ये हाँ कि है टफ एंटरप्रेन्योरशिप क्वेश्चन। के सब्जेक्ट्स हों एफएससी में, और बिजनेस के सब्जेक्ट्स हों, बच्चों को एक्सपोजर दिया जाए कि यार ये डिग्रीज हैं, ये प्रोग्राम्स हैं, ये आप इमर्जिंग फील्ड है, इसमें आप काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा रटा सिस्टम भी है, राइट? एग्जैक्टली। अब देखें, मैंने जब एफएससी की थी उसके बाद तक मुझे नहीं पता था कि मैंने लाइफ में क्या करना है, वो मुझे खुद एक्सप्लोर करना पड़ा। तो सब लोगों से काम, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरा मशवरा ये है कि आप खुद एक्सप्लोर करें, आपको कोई नहीं बताएगा। मैं अगर आपको बता दूं बिजनेस बहुत अच्छी चीज़ है, आगे आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, तो आप मुझे बददुआएं देंगे कि ये क्या काम कर दिया इसने। तो आप खुद ये एक्सप्लोर करें, खुद से ये सवाल करें कि अल्लाह ने आपको क्यों बनाया। देखें, ये जो इंसान यहाँ बैठा है ना, ये बेमकसद तो नहीं है। ऐसा ही है, बिल्कुल बेमकसद नहीं हर है। एक इंसान का कोई ना कोई मकसद है, तो वो इंसान खुद ढूंढे, ये खुद से सवाल करे कि अल्लाह ने क्यों पैदा किया है। बहुत सारे लोग आए, दुनिया से चले गए, कोई नाम नहीं बनाया। कई लोग आगे आएंगे, चले जाएंगे, तो उनके आने का भी कोई फ़ायदा ना हुआ, जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं। हमें कुछ करके जाना चाहिए ताकि हमारे पीछे कुछ याद करने वाले लोग हों। तो आप खुद से सवाल करें, और जब इंसान सवाल करता है तो कुदरत जवाब देती है, आपको जवाब मिलता है। आपका जितना मजबूत सवाल होगा, आपको उतना जवाब मिलेगा कुदरत की तरफ से या किताबों से, या आप एक्सप्लोर करेंगे। आप एआई से पूछें, आप कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं। अब तो एआई ने बहुत लाइफ आसान कर आसान दिया कर है कि दिया। आप एआई को ये पूछें कि जी मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, मेरे से कुछ सवाल पूछो, एआई आपसे सवाल पूछेगा और फिर आपको बताएगा कि आपके अंदर ये ट्रेड्स हैं, आप ये करने के लिए बने। तो अब तो बहुत आसान हो गया। तो जब इंसान ये एक्सप्लोर कर ले, तो फिर वो करने शुरू हो जाए, और वो हो जाता है, करने से हो जाता है। ये मैंने करके देख लिया है, हो गया है। और बस कोशिश करना ज़रूरी है। नो डाउट अबाउट इट। वैसे अब अभी तक का आपने जो बिजनेस का एक्सपीरियंस निकाला है क्रक्स, इन टर्म्स ऑफ कि यार इस मार्केट में, वैसे तो फॉर द ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग, लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये काफ़ी टफ मार्केट है। आपको लोगों को कन्विंस करना है, आपको नए वेंडर्स को ऑनबोर्ड करना है, आपको जो लेबर फोर्स है उसको इंडक्ट करना है, फिर आपको क्लाइंट्स ऑनबोर्डिंग करनी है, फिर हम्म, आपको मार्केट प्राइसिंग जो है उसको अंडरस्टैंड करना है। मिसाल के तौर पे समबडी विशेस कि यार वो एसी को सर्विस करवाने, राइट? अब उसके पास हम्म, दो तीन ऑप्शन है कि यार लोकल भी कोई ना कोई गली में दुकान में इलेक्ट्रिशियन होगा जो कि उसको वो काम कर देगा। आप ऐसे क्या सर्विस प्लस पॉइंट देंगे कि यार वो लोकल उसको छोड़ के जो है वो किसी चचा को छोड़ के जो है वो आपके प्रोफेशनल को हायर करें? इसमें ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करने का सबसे बड़ा बेनिफिट जो कस्टमर को होता है, उसको मार्केट जाना नहीं पड़ता है। आपको घर बैठे, हम ऑनलाइन हमारी वेबसाइट ऐप्स वगैरह अवेलेबल हैं, आप घर बैठे बुक कर सकते हैं एसी टेक्नीशियन, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। हम्म। या अगर जो घर के जो मेल्स हैं वो काम के लिए बाहर गए हुए होते हैं, वो आएंगे, मार्केट से ढूंढेंगे बंदा, वो लेके आएंगे, वो सर्विस प्रोवाइड करेगा। और वो लोकल सर्विस भी हो सकती है, क्योंकि मार्केट वाला बंदा कितने सालों से काम कर रहा है, हमारे पास तो हम इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि हमारे पास एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। तो क्वालिटी को हम मेंटेन करते हैं, और स्पीड, यानी कि जब आपको रिक्वायर है फ़ौरन बंदा आपके पास पहुंच जाता है विद हम्म। इन गिवन टाइम। और अफोर्डेबल भी है। जो ऑनलाइन मार्केट है उसमें प्राइस कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें हमने प्राइस मेंटेन रखनी होती है, जिसमें जो कस्टमर के लिए है वो भी बेनिफिशियल है और हमारे लिए भी बेनिफिशियल है। सही। और इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस, थोड़ा सा इस बिजनेस के अंदर जो एसेट्स और लाइबिलिटीज है उनको एक्सप्लेन कर देंगे? अच्छा, जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का एक टॉपिक है, बड़ा मज़े का और इंटरेस्टिंग है। ये फाइनेंशियल एजुकेशन के हवाले से मैं आपको बताऊंगा। एसेट बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी जेब में पैसे डालता है। हम्म। लाइबिलिटी कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। ये बेसिक डेफिनेशन ये तो बच्चे भी लाइबिलिटी हो जाएंगे फिर तो। है। नहीं, वो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि इन फ्यूचर वो हमें बेनिफिट देता है। ठीक ऐसे है। ही। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, घर की मिसाल देता हूँ। अब घर, कई लोग कहते हैं कि घर एक एसेट है, आप रेंट से बच जाते हैं। मेरा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, मैं कहता हूँ घर लाइबिलिटी है। अगर आप 1 करोड़ रुपए का घर लेते हैं,
उसकी मेंटेनेंस भी आपने खुद करानी है, सब चीज़ें आपने उसकी मैनेज करनी है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट मंथली आती है, वो आपको जेब से पे करने होते हैं। वो 1 करोड़ अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करके एसेट बना लें जो कि आपको ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे सकता है, और आप अगर रेंट वाले घर पे रहते हैं तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। मैथमेटिकली एक्सप्लेन करें। मैथमेटिकली आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए 1 करोड़ रुपए का घर आपने लिया तो आप 50,000 रुपये मंथली रेंट बचा पा रहे हैं, सेव कर पा रहे हैं। वही 1 करोड़ आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो एनुअली नॉर्मली इन्वेस्टमेंट का 20% एनुअल रिटर्न जो है मिलता है। तो आप उस 1 करोड़ पे साल का एवरेज 20 लाख रुपया कमा सकते हैं। ऐसा ही है। अगर उस 1 करोड़ का आपने घर ले लिया तो आपने 50,000 मंथली रेंट वाले घर पे रह रहे हैं तो आपने 6 लाख रुपया कमाया, बचाया है। तो वो जो 14 लाख का डिफरेंस है वो वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। और अगर उसको कंपाउंड किया जाए, कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां जुआ भी कहते हैं, तो वो बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। एसेट के पे दोबारा आते हैं। एसेट बनाने के लिए आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप खरीदें तो आप एसेट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप गाड़ी लेते हैं और उसको आप खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो लाइबिलिटी है। आप गाड़ी लेकर रेंट पे चलाते हैं तो वो एसेट है। अब लाइबिलिटी कैसे है कि आपको फ्यूल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, मेंटेनेंस कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, और अगर आप उसको किसी ड्राइवर को देके रेंट पे चलाते हैं तो आपको मंथली वो पे करेगी। तो ये डिफरेंस है। और जो फाइनेंशियल अच्छे डिसीजंस हैं, फाइनेंशियल जो एजुकेशन है वो ये कहती है कि हमें स्टार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स बनाने चाहिए जो आपकी जेब में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेके आएँ, उसके बाद लाइबिलिटीज़ की तरफ जाएँ। सही। बट एसेट बनाने के लिए तो फिर एट द एंड ऑफ द डे आपको इन्वेस्टमेंट ही चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट भी मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है। जितने भी कामयाब लोग हैं, फाइनेंशियली स्टेबल लोग, वो इन्वेस्ट करते हैं। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक आपके पास टाइम है जो आप टाइम लगा के पैसे कमाते हैं। ये डिपेंड करता है आप कितने वैल्यूएबल हैं, आपके पास कौन सा स्किल सेट है कि उसके बदले में आपको उतने पैसे मिलते हैं। अब एक बंदा जो मजदूर है वो 1000 रुपये दिहाड़ी पे काम कर रहा है, अब उसकी उतनी ही स्किल है, वो इतनी वैल्यूएबल स्किल नहीं है हर चौक पे आपको मजदूर मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई वेबसाइट डेवलपर है तो वो 1000 रुपये दिहाड़ी पे काम नहीं करेगा, वो एक वेबसाइट बनाने का 5 लाख भी ले लेता है और 50 लाख भी ले लेता है। ऐसे ही है। अब वो वैल्यूएबल स्किल है, आपने अपने टाइम को ट्रेड किया और आपको रिटर्न में पैसे मिले। एक तो इनकम यहाँ से आती है। फिर दूसरी इनकम आती है कि आपने जितना टाइम आप काम कर सकते हो उस पर इनकम आ रही है और आप यूज़ कर रहे हो, उस इनकम में से आपने कुछ हिस्सा बचा लिया और आपने उस पैसे को भी काम में लेके आए और वो पैसा अब आपको पैसा कमा के दे रहा है। यहाँ पे 2 तरह के माइंडसेट आते हैं। पुअर पीपल वर्क फॉर मनी, रिच पीपल हैव मनी वर्क फॉर देम। जो गरीब माइंडसेट है, गरीब बंदा नहीं होता है, गरीब माइंडसेट होता है, ये बहुत बड़ा फर्क है। जो गरीब माइंडसेट है वो पैसे के लिए काम करता है, और जो अमीर माइंडसेट है उसके पास पैसा होता है और पैसा उसके लिए काम करता है। बट इस साइकिल में शुरू में तो पहले में ही जो है वो कहीं ना कहीं तो ऑब्वियसली आपने अपना टाइम और एनर्जी और एफर्ट चाहे वो ट्रेड करके पैसे कमाने आ रहे हैं। अब इनिशियली मेरे पास कोई पैसे नहीं, मैंने अपना टाइम ट्रेड करके थोड़े से पैसे कमा लिए। हाँ जी। अब आई वुड हैव टू इन्वेस्ट दैट मनी समवेयर ताकि मैं एसेट्स इन बना सकूं। फिर वो एसेट मेरे पॉकेट में पैसे डालेंगे जिससे मैं अपनी लाइफ को आगे कैरी ऑन कर सकूंगा टुवर्ड्स बिकमिंग फाइनेंशियली फ्री, राइट। पहला पार्ट सॉर्ट आउट हो गया कि टाइम के अगेंस्ट पैसे आ गए। दूसरा पार्ट पे बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे करनी चाहिए, किस तरीके के बिजनेस में करनी चाहिए, सेफ़र क्या है, और ज़्यादा रिस्कियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हमने पहला सेगमेंट जब हमने सॉल्व कर लिया कि हमने अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढ लिया कि हमने क्या करना है, वो करके आपको पैसे भी मिल जाते हैं और खुशी भी मिल जाती है, वो सॉल्व हो गया। अब आपने जितनी भी आपकी इनकम है, आपकी 10,000 रुपये मंथली इनकम है, आपकी 50,000 रुपये मंथली इनकम है, या आपकी 1 लाख रुपये मंथली इनकम है, आपको अपना एक माइंडसेट ऐसा बनाना है कि आपने जितनी इनकम है उससे एक्सपेंसेस अपने कम रखने हैं। ये रूल बना ले। ये सबसे पहला स्टेप है फाइनेंशियली फ्री होने का। आपकी 1 लाख इनकम है या 10 लाख है, 1 करोड़ है, जितनी भी है, और कम से कम 10,000 भी है, आपने अपने एक्सपेंसेस जो हैं इनकम से कम रखने हैं।
ये बैलेंस रखना ज़रूरी है, सबसे पहली चीज़। अब जब आप एक्सपेंसेस कम रखेंगे तो आपके पास कुछ पैसे बच जाएंगे हर महीने, वो आपने बचाने हैं। अब यहाँ पे भी दो माइंडसेट आते हैं। एक, वो पैसा सिर्फ बचा के रखते हैं बैंक में, जो कि इन्फ्लेशन की वजह से कम होता रहता है। कम होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल 2024 में पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट था 35%। यानी कि अगर 2024 जनवरी 2024 में आपने 1 लाख की चीज़ें खरीदी तो दिसंबर 2024 में आपको सेम चीज़ें खरीदने में 1,35,000 रुपये लगने थे। ऐसे ही। ठीक है, तो पैसे की वैल्यू कम हो गई, पैसा कम हो जाता है। तो आपने वो सेव करता है एक इंसान, और दूसरा बंदा जो है वो उसी पैसे को इन्वेस्ट करता रहता है और फिर लॉन्ग रन में उसको बेनिफिट होता है। अब यहाँ पे एक मैं टर्म यूज करूंगा, SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP बेसिकली ये चीज होती है कि आपने अपनी इनकम का मंथली कुछ परसेंट आपने इन्वेस्ट करना है किसी भी चीज में। आप कोई भी एसेट खरीद सकते हैं। अब कहाँ कहाँ खरीद सकते हैं ये यहाँ पे मैं बाद में आता हूँ। SIP जो है वो इंसान को करनी चाहिए, यानी कि जो 1 लाख रुपए, फॉर एग्जांपल सपोज हम करते हैं एक बंदे की 1 लाख इनकम है, वो 80,000 में अपने एक्सपेंसेस को मेंटेन कर रहा है और करने चाहिए। बाकी 20,000 रुपया हर महीने उसका सेव हो रहा है। ऐसे वो मंथली 20,000 रुपया उसने इन्वेस्ट करने हैं कहीं पे भी, वो एसेट्स खरीद सकता है। तो साल का जो है उसका 2,40,000 रुपया इन्वेस्ट हो इन्वेस्ट गया। हो चुके। अब यहाँ पे दो माइंडसेट जो है, एक बंदा जो सिर्फ सेव कर रहा है उसके पास एंड पे 2,40,000 रुपये होगा। एक जो SIP कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहा है और उस पर कुछ प्रॉफिट भी आ रहा प्रॉफिट है, भी आ रहा है। तो उसके पास साल के एंड पे उस पैसों के बदले में कुछ प्रॉफिट भी होगा। अब जो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है वो है स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें आपको कुछ स्टॉक्स जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप उनमें इन्वेस्ट करते रहते हैं हर महीने और वो आपको एक अच्छा रिटर्न देते रहते हैं, जिससे इस तरह कंपनी ग्रो करती रहती है, वो अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देती है। फॉर एग्जांपल हम ये लेके चलते हैं कि साल का जो है 25% रिटर्न मिल रहा है इन्वेस्टमेंट के बदले में। 20,000 हर महीने इन्वेस्ट कर रहा है, साल तक उसने 2,40,000 रुपये इन्वेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग दिखाऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। 2,40,000 रुपये इंसान ने शुरू से लेकर साल के एंड तक इन्वेस्ट कर लिया। एक साल में अगर साल का 25% रिटर्न उसको मिल रहा है तो उसके पास 2,75,000 रुपया तकरीबन पैसे हो जाएंगे, यानी कि 35,000 इंक्रीज हो जाएगा। एक साल में कितना रिटर्न आया अराउंड टोटल पे, ये 25%। अगर वो जो SIP है वो 10 साल तक चलाए रखता है तो उसने 10 साल में 24 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। 2 लाख चाहिए। तो आपको क्या लगता है वो 24 लाख रुपए कितने पैसे बन गए होंगे 25% पे? एक साल में जो है 2,40,000 जो है 2,75,000 रुपये बन गए। 10 सालों में 20 करोड़ बन गया होगा मैक्सिमम भी हुआ तो नहीं, बहुत ज़्यादा आपने बता दिए। 10 साल बाद जो है वो आपका 24 लाख 1 करोड़ रुपये बन जाता है। आप अगर 20 साल तक वो SIP मेंटेन रखते हैं तो आपने 20 साल तक 48 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 25% एनुअल रिटर्न आ रहा है और आपने लम सम इन्वेस्ट नहीं किया है, हर महीने 20,000 ही दे रहे हैं। सही। तो आपका 20 साल बाद वो तकरीबन 11 से 12 करोड़ बन जाएगा। और अगर 30 साल तक आप इन्वेस्ट करते रहते हैं तो 30 साल में आपने 72 लाख इन्वेस्ट किए और आपकी टोटल जो वर्थ हो जाएगी वो 1 अरब प्लस हो जाएगी। बस 30 साल तक 20 हज़ार रुपए हर महीने, 20 हज़ार रुपए हर महीना अगर आप इन्वेस्ट करते रहते हैं। और ये सबसे मिनिमम रिटर्न है, 20 से 25% कोई भी जो शेयर है वो दे देता है। अब हमारा जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है वो पिछले 6 महीने में 100% रिटर्न भी दे चुकी है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ एक शेयर की। साजगार कंपनी है, बाइक्स वाली, राइट? बाइक्स वाली, रिक्शा वाली, हाँ वही, ठीक है, व्हीकल्स में, ऑटोमोबाइल्स में वो करती है। उनका 2023 में जो शेयर प्राइस थी वो थी अराउंड 45 रुपीज़। अब उसकी शेयर प्राइस है 1,900 रुपये, अराउंड 40x प्रॉफिट हो गया। अगर उस वक्त किसी बंदे ने 1 लाख के शेयर्स खरीदे होते तो 2 साल में 40 लाख, 40 से 45 लाख रुपए हो जाते हैं, तो ये 40x बनता है।
बहुत ज़्यादा रिटर्न है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हम उस बहुत ज़्यादा रिटर्न को हम नहीं कर रहे हैं, हम कहते हैं कि बहुत मिनिमम सा रिटर्न जो साल का 25% है वो हम मेंटेन रख के चलते हैं, तो हम बहुत सारे पैसे बना सकते हैं। तो इस तरह से इंसान फाइनेंशियली फ्री हो फ्री जाता हो है। सकता है। स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकता है, वो जो पैसे सेव कर रहा है साल साल बाद 2,40,000 हो गया, अगर वो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, 2 साल बाद उसके बाद तकरीबन 4 लाख4,80,000 हो गया। 80 हज़ार हो तो गया। 4,80,000 की कोई मेहरान ले ले, मेहरान लेके ड्राइवर को दे के वो चला ले, हम्म तो वो मेहरान हर महीने आपको तकरीबन 40 to 50,000 इनकम जनरेट कर देता है। हम्म, इसके अलावा आप जो घर है वो इस नीयत से खरीद सकते हैं कि आप उसको रेंट आउट करना चाहते हैं, तो वो आपका एसेट बन जाएगा। ऐसा ही है। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप कोई रेडी लगा सकते हैं, ये कम इन्वेस्टमेंट पे आप चीज़ें कर सकते हैं। किसी कुक को रेडी लगा के देते हैं, उसके साथ 50-50 पार्टनरशिप कर रहे हैं, उसको भी रोजगार मिल जाएगा, आपका आपकी भी भी। इनकम जनरेट हो जाएगी। हाँ इस तरह के बहुत, आप अगर आप रिसर्च करें तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस लाइफ में मिलेंगे, जिससे जिसमें आप वो जो सेव किया हुआ पैसा है उसको इन्वेस्ट करके आप कुछ भी एसेट बना सकते हैं, जो कि रिच माइंडसेट करता है। जितने भी दुनिया में वेल्दी लोग आपको मिलेंगे वो सारा का सारा पैसा अपने टाइम को दे के नहीं कमाते हैं। हाँ हाँ। उनके बहुत सारे एसेट्स होते हैं, कई घर होंगे, कई गाड़ियां होंगी, मल्टीपल बिजनेसेस होंगे, उनसे उनका पैसा आ रहा है। और 5, 6, 7, 8, 10 उनके सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। अगर इंसान का सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम है ना, तो वो उसके लिए रिस्की है। मिनिमम 2 से 3 सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए, जिसमें एक तो है टाइम ट्रेड, कि आप अपना टाइम दे के पैसा बना पा रहे हैं। बाकी जो है वो आप एसेट्स बनाएंगे या बिजनेसेस बनाएंगे, सिस्टम को जनरेट कर देंगे, कोई बिजनेस बना लेंगे ऐसा जो खुद से चल रहा है और वो आपको पैसा बना के दे रहा है। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं अगर आप रिसर्च करें तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो फिर इन ऑप्शंस को अवेल क्यों नहीं करते? स्टॉक तो। एक्सचेंज में भी बहुत कम लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। ज़्यादातर लोग प्रेफर ही ये करते हैं कि यार बैंक के पैसे पड़े रहें, उस पर कुछ ना कुछ वो सो कॉल्ड सूद की परसेंटेज ऊपर आती रहे और थोड़ा सा वो कमाते रहें। वाई वाई डोंट पीपल इन्वेस्ट? पाकिस्तान जो है ना वो रिसर्च में बहुत पीछे है। दूसरा, वो रिस्क से भागता है, वो डरता है ये जो है पैसे ज़ाया ना हो जाए। एक तो रिस्क लेना पड़ता है, दूसरा आपने पहले बात की स्टॉक एक्सचेंज का, कितने लोगों को आइडिया नहीं है। पाकिस्तान की तकरीबन 25 करोड़ आबादी है, और ऐसे ही जितने लोग ये स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो टोटल 5 लाख अकाउंट्स हैं। 25 करोड़ में से 5 लाख? कितना डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस है। माइंड सेट नहीं है एक्चुअली, वो उसी रैट रेस ट्रैप में फंसे रहते हैं कि सुबह उठना है, जॉब पे जाना है या काम पे जाना है, वट, रात को फ्री होके जाते हैं, उनको सैटरडे संडे ऑफ चाहिए होता है, बस इसी इसी ट्रैप में फंसे रहते हैं। उन्होंने जाना है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जॉब, शादी, हम्म, एक 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 ट्रैप है। हम्म, उसी में ही वो अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, उनको पता ही नहीं लगता है, उनको एहसास ही नहीं होता है कि दुनिया में और भी ऑप्शन है। तो अगर इंसान रिसर्च करे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे 5 साल पहले मेरे पास ऑप्शंस इतने नहीं थे जितने अब हैं। अब आगे अगले 5 साल में मेरे पास और भी मल्टीपल ऑप्शन होंगे। तो इंसान को रिसर्च करते रहने चाहिए, नई चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए। छोटी सी ज़िंदगी है, इसमें हमें हर चीज़ ट्राई करनी है। हर चीज़ ट्राई करनी है। और वैसे फॉर एग्जांपल अगर इफ समबडी विशेस टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, तो लेट्स से मैं एक लेमैन आदमी हूँ, मैंने ओके, आप PSX 100 के स्टॉक्स खरीदने हैं। ओके। व्हाट वुड बी द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड? मैं किस तरीके से जो है वो स्टॉक एक्सचेंज से वो बाय कर सकता हूँ? मिनिमम अमाउंट जो है वो आप 10 रुपए का भी एक शेयर खरीद सकते हैं। तो हम्म, मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है, आपके पास जितने पैसे हैं आप उठा के लगा देंगे, ठीक सही। है। सबसे पहले इसका प्रोसेस ये है कि आपको किसी भी ब्रोकर के थ्रू अकाउंट ओपन करवाना होता टू नेम अ फ्यू ब्रोकर्स इफ यू कैन। है। जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, फाउंडेशन सिक्योरिटीज़ है, स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ है, सैयद फराज इक्विटीज़ है, और भी बहुत सारे हैं। सही। अराउंड 1000 ब्रोकर कंपनीज हैं हम्म, जो कि इस वक्त काम करेंगे। आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आपको उनके ऑफिस जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको डायरेक्ट अप्रोच करेंगे तो वो आपको अकाउंट ओपन का प्रोसेस बता देंगे, वो फिल करना है और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। जब अकाउंट ओपन हो जाता है तो सेम कि आपने अपनी इनकम का एक फिक्स परसेंटेज, आप 1 लाख का 10,000, 5,000 करते हैं, 15,000 करते हैं, जितने आप कर सकते हैं सेव, वो आपने उठा के उस अकाउंट में डालते जाना है, वो आपका इंक्रीज होता रहेगा। अब कहाँ इन्वेस्ट करना है ये आपको सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको अभी कोई शेयर बता दूं, ठीक है, अमीर वो, हो जाए। हाँ, आप 10 दिन बाद उसमें इन्वेस्ट करें, 10 दिन तक वो उसकी और पोजीशन हो,
या अभी जो व्यूवर्स कोई सुन रहा है वो 1 महीने बाद ये इस बात को सुने और वो शेयर उठा ले, तो मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आपको कौन सा शेयर उठाना चाहिए। कुछ सेफ शेयर्स हैं, कुछ डिविडेंड के तौर पे आप अगर आप डिविडेंड लेना चाहते हैं तो उसमें इन्वेस्ट करने होते हैं कुछ शेयर्स, और कुछ शेयर्स की प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो आप वैसे शेयर्स उठा सकते हैं। ये एक सेपरेट टॉपिक है जिसको आपने खुद स्टार्ट करना होगा, खुद सीखना होगा, और बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट मार्केट में बैठे हैं जो आपसे कुछ परसेंटेज लेके और आपको बता सकते हैं कि आपने ये शेयर खरीदना है, वो प्रॉफिट की परसेंटेज वो आपसे लेंगे। तो वो बहुत सारे तरीके हैं कि आपने क्या क्या खरीदना है। फॉर दिस इन्वेस्टमेंट अगर मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में चलता हूँ कि यार मेरी लेस से एक बंदा है एवरेज, ऑन एन एवरेज उसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए, ठीक ओके, है। अब उसमें से उसने इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी है। बट इन्वेस्टमेंट करने का मकसद, द ओनली वे ही कैन हैव दोस इन्वेस्टमेंट इज कि उसका जो एक्सपेंस है वो उसकी इनकम से कम हो, एज यू मेंशन अर्लियर, राइट। एग्जैक्टली। सो व्हाट आर सम ऑफ द वेज जिसको यूज़ करके वी कैन कट डाउन आवर एक्सपेंसेस? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ना मैं एक टर्म यूज़ करूँगा, इकोनॉमिक्स। हम्म। इकोनॉमिक्स की बेसिक डेफिनेशन ये है कि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और इनकम कम है, तो उस कम इनकम में आपने अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना है, इसको इकोनॉमिक्स कहते सही। हैं। इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने एक्सपेंसेस को प्रायोरिटाइज करते हैं। ओके। सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्सपेंस है वो आपने टॉप लिस्ट पे रखना है, ओके। लेस इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, और नॉट इंपॉर्टेंट वो सबसे लास्ट में आता है। हम्म। अब यहाँ पे जो रिच माइंडसेट है वो हम्म। सबसे पहले अपनी ज़रूरियात को पूरा करता हम्म। है, यानी आपका सर्वाइवल, खाने पीने की चीज़ें खाना पूरी पीना, होनी चाहिए, फ्यूल हो गया, फ्यूल, व्हीकल, अकोमोडेशन। हाँ ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। जो पुअर माइंडसेट है वो अपने शौक को पहले पूरा करता है। उसके पास पैसे आएंगे, वो गाड़ी खरीद लेगा, नई बाइक खरीद लेगा, नया आईफोन उसकी खरीद नया लेगा। आईफोन खरीद लेगा, यस। ओके, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब वो जो अफोर्ड भी नहीं कर सकता है वो उसको इंस्टॉलमेंट्स पे खरीद लेगा, इंस्टॉलमेंट से। अपना फ्यूचर का मनी उस पे इन्वेस्ट करके लगा देगा। अब तो पीटीए अप्रूवल को भी इंस्टॉलमेंट्स पे वो करवा रहे हैं। हाँ देख, तो ये जो पुअर माइंडसेट है वो उसने अपने शौक पूरे करने हैं, अपनी जो जो ज़रूरियात हैं उनसे पहले भी वो ख्वाहिशात पे पैसे लगा देता है, और ज़रूरियात के लिए फिर उसको लोन लेना पड़ता है। ये बहुत माइनर सा डिफरेंस है जिससे इंसान अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर सकता है। तो जो रिच माइंडसेट है वो प्रायोरिटाइज करेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो उसके ऊपर इन्वेस्ट करेगा, चीज़ें खर्च करेगा, फिर कम 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 कम, और उसके पास एंड पे कुछ बच जाएगा। जो उससे भी ज़्यादा हाईली एजुकेटेड, फाइनेंशियली एजुकेटेड लोग हैं, वो फाइनेंसेस को सबसे पहले इस तरह मैनेज करेंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे पहले ही निकालेंगे। 1 लाख रुपए अगर इनकम है तो वो 20,000 निकाल ही लेंगे पहले ही कि ये इन्वेस्ट करना है। बाकी 80,000 में उन्होंने अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं। उनको यही लगेगा कि हमारी इनकम 80,000 ही है। अब उन 80,000 में कैसे एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं कि आपने प्रायोरिटाइज करना है कि सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो आपने एक्सपेंस करना है, फिर लेस इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल आपने 20 जगह पैसे लगाने हैं तो आपने प्रायोरिटी लिस्ट बना ली, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऊपर है और लेस इंपॉर्टेंट नीचे है, तो आपके 15 एक्सपेंसेस मैनेज हो गए। तो वो जो 5 रह गए वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे कि हो जाएं, तो अगर रह भी जाएं तो कोई मसला नहीं कोई है। मसला नहीं। अगर आप लिस्ट नहीं बनाते हैं और लेस इंपॉर्टेंट पहले कर लेते हैं तो वो जो 5 लास्ट में अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट रह गए तो फिर प्रॉब्लम है, फिर आपको लोन लेना पड़ेगा, और वो करने ज़रूरी होते हैं। तो आपको प्रायोरिटी लिस्ट बनानी पड़ेगी कि हमने कहाँ कहाँ पैसे लगाने हैं। सही। और टू नेम अ फ्यू थिंग्स जहाँ पे पैसा ज़ाया हो सकता है। आपकी ख्वाहिशात, जो चीज़ आपकी ज़रूरत नहीं है और आप फाइनेंशियली फ्री भी नहीं हैं, अगर आप उस पर पैसे लगा देते हैं तो वो आपका पैसा ज़ाया होगा। फॉर एग्जांपल आपको आईफोन की ज़रूरत ही नहीं है, इतने अच्छे कैमरे की ज़रूरत नहीं है, तो 5 लाख का फ़ोन लेने का क्या मकसद है? और हाँ। आपके पास इवन कई लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं और वो इंस्टॉलमेंट्स पे ले लेते हैं, तो वो है फ्यूचर मनी। आपने अभी फ्यूचर मनी को भी लगा दिया, यानी कि जो फॉर जो एग्जांपल पैसा आया नहीं है उसको भी आया अपने। ही नहीं है, हर महीने 20,000, अगले महीने का 20,000 आपने पहले ही लगा दिया, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि इंस्टॉलमेंट्स पे आप चीज़ें ना, अब इसमें ना इंस्टॉलमेंट्स पे या डेट पे जो चीज़ें लेते हैं ना, इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो डेट है वो रिच माइंडसेट जो है वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे डेट, यानी कि उधार लेता है, बैंक से लोन लेता कैपिटल है या वगैरह। इंस्टॉलमेंट्स वगैरह। और जो पुअर माइंडसेट है वो अपनी लाइबिलिटीज और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए लोन लेता है। देयर इज अ डिफरेंस।
कि जो बिजनेस माइंडसेट है या रिच माइंडसेट है वो उधार लेता है और कई करोड़ों अरबों रुपए के जो हैं लोन्स बैंक देते हैं बिजनेसमैन को। वो बिजनेस से पैसा बनाता है, वो लोन भी वापस करता है और अपनी वेल्थ जनरेट भी करता है। जो पुअर माइंडसेट है वो लोन लेगा लेकिन अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। राइट। सिस्टमेटिक जो इन्वेस्टमेंट प्लान है उसको तो आपने एक्सप्लेन कर दिया। तो जो सिस्टमेटिक विदड्रॉल प्लान है, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि यार मैंने अगर 5 सालों में 10 लाख रुपए एक जगह पे इन्वेस्ट कर दिया ना, ऑब्वियसली मैंने उसको रिटर्न तो लेना ही है ना, मैंने अपने पैसे वापस निकालने भी हैं। ओके उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि यार किस तरीके से ओके किया जाए। अब हम स्टार्ट लेते हैं कि हमने साल के शुरू में 20,000 की SIP स्टार्ट की और 10 साल बाद हमारे पास 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि यार मैंने मजीद इन्वेस्ट नहीं करना है, मेरे लिए 1 करोड़ एनफ है। हम्म, अब मैं सिस्टमेटिक विदड्रॉल SWP स्टार्ट कर दूंगा कि अब मैंने 20,000 मंथली लगाना नहीं है। उस 1 करोड़ रुपया जो लमसम मेरी अमाउंट पड़ी हुई है स्टॉक्स में, फिर से बता रहा हूँ कि क्या खरीदना है ये एक अलग टॉपिक है, वो आप खुद रिसर्च करें। हम्म, आपके पास 1 करोड़ के शेयर्स या जो भी पड़े हुए हैं, एसेट्स पड़े हुए हैं, और आप हर महीने उसमें से 20,000 रुपये आप निकालने शुरू हो गए, तो आप अगले 10 साल में 24 लाख रुपए निकाल चुके हो। लेकिन चूंकि आपकी लमसम अमाउंट इन्वेस्ट पड़ी हुई है, उसमें वो जो 24 लाख है 1 करोड़ से माइनस नहीं होगा, वो आपका मजीद 1.5-2 करोड़ रुपया बना पड़ा होगा और आप हाँ, उसमें से पैसे निकाल भी चुके हो। अगले 20 सालों में आप 48 लाख रुपए निकाल चुके होगे, लेकिन आपका वो 1 करोड़ 3-4 करोड़ भी बना पड़ा होगा। हाँ, वो उसकी वैल्यू भी बड़ी जो हो रही है। वैल्यू है वो उसका साल का 25% आ रहा है, और साल का 25% बनता है 25 लाख, वो भी आ रहा है, आप निकाल भी रहे हो। तो वो ग्रेजुअली अगर आप मैथ्स करें, आपके पास ऑनलाइन आपको कैलकुलेटर मिल जाएंगे, SWP और SIP के कैलकुलेटर्स। आप उस पर अपनी मर्जी की अमाउंट डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितना इन्वेस्ट करें तो इन फ्यूचर कितना रिटर्न मिलेगा, और SW के लिए भी वो कैलकुलेटर यूज करें तो उस पर भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये वेरी वेल एक्सप्लेन बाय यू एज वेल। आपने काफ़ी अच्छी जो है वो ऑब्वियसली पर्सनल और फाइनेंशियल एजुकेशन के रिलेटेड एक्सप्लेन किया। एट द एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली वी कैन सी कि यार आपकी काफ़ी थॉरो नॉलेज भी है। कुछ बुक्स दैट यू कैन रिकमेंड टू द ऑडियंस, या अगर आपने कोई फेवरेट बुक पढ़ी है तो उसमें से आप कुछ चीज़ें समझाना चाहते हो कि ओके फॉर पर्सनल डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल मेरा एजुकेशन। फेवरेट सब्जेक्ट है बुक्स। अगर मैं अपनी ज़िंदगी में जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइनेंशियली फ्री नाउ, माशाल्लाह। अगर मैं किसी एक चीज़ को क्रेडिट दूं या अपने किसी एक डिसीजन को जिसकी वजह से मैं इस काबिल हुआ और यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो वो है बुक रीडिंग। फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। अल्लाह का करम भी है, बुज़ुर्गों की दुआएं भी हैं, लेकिन जो मैंने खुद से कोशिश की वो है किताब। किताबें पढ़ना जब मैंने शुरू कर दी तो मेरा माइंड सेट बना, और ये बहुत ज़रूरी है। आपको रिसर्च करनी है, आपको सीखना है। हमारा इस्लाम भी कहता है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। फर्ज है। तो किताबें आपको सिखाती हैं और आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर देती हैं, आपका माइंड सेट बनता है, फिर आप उस हिसाब से डिसीजंस लेते हो, और जितने क्वालिटी डिसीजंस लोगे आपकी लाइफ जो है उतनी शेप बनेगी। मुझे एक 7 हैबिट्स की एक तहरीर याद आ गई, इंग्लिश में, आपने भी पढ़ी होगी। जैसे वो है सॉ अ थॉट एंड यू रीप एन एक्ट, सॉ एन एक्ट एंड यू रीप अ हैबिट, सॉ अ हैबिट एंड यू रीप अ कैरेक्टर, सॉ अ कैरेक्टर एंड यू रीप अ डेस्टिनी। अब मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। सॉ अ थॉट एंड यू रीप एन एक्ट, आप जो सोचोगे आप वो करोगे, और आप जो कर रहे होगे वो आपकी उन एक्शंस के बिना पे आपकी हैबिट्स बन जाएंगी, आप यूज टू हो जाओगे वो करना, डेली बेसिस पे आप वो करोगे, और आपकी जिस तरह की आदत होंगी आपका किरदार वैसा बनेगा, और जिस तरह का किरदार होगा आपको उसी तरह की मंजिल मिलेगी। अब सोच कहाँ से आएगी? सोच आएगी जब आपको कुछ मालूम होगा, और आपको मालूम कहाँ से होगा? पढ़ के। या तो पढ़ के या सुन के। या तो आप किसी उस्ताद की बातें सुन के आप सीखते हो या पढ़ के सीखते हो। तो किताब का जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है, तो किताबें पढ़नी चाहिए सबको। मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा बुक्स रही हैं, किताबें। जो मेरी लाइफ की सबसे पहली बुक मैंने इस तरह से पढ़ी थी वो थी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीनेजर्स। ये मेरे लिए बहुत टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। उसमें 7 हैबिट्स बताई गई है जो कामयाब लोगों के अंदर होती हैं, और वो उन 7 हैबिट्स की बिना पर कामयाब होते हैं। उसकी जो लास्ट हैबिट है वो है शार्पन द शॉ। उसमें 4 चीज़ें मेंशन है।
कि अल्लाह ने हर एक इंसान को 4 चीज़ें दी हैं जिसको उसने मेंटेन करके रखना होता है। सबसे पहली चीज़ है बॉडी। अल्लाह ने हमें ये एक ही बॉडी दी है, कोई दूसरी बॉडी हमें नहीं मिलनी है। इसकी हमने एहतियात करनी है और केयर करनी है। जैसे हमने बहुत सारी कहावतें सुनी हैं कि जान है तो जहान है, सेहत है तो सब कुछ है, सेहत सबसे बड़ी दौलत है, ऐसे ही ठीक है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, कितनी सारी बातें हैं। तो अगर इंसान का वजूद है तो ही सब चीज़ें मौजूद सब हैं, चीज़ें मौजूद नहीं हैं। तो किसी चीज़ के होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने अपनी सेहत को मेंटेन करना है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ ऐसी रखनी है, अपनी डाइट ऐसी मेंटेन रखनी है जिससे आपकी फ़िज़िकल जो अपीयरेंस है और जो फ़िज़िकल हेल्थ है वो मेंटेन रहे, अच्छी रहे, आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म जी सको, बीमारियों में ना पड़ो। दूसरी चीज़ जो अल्लाह ने इंसान को दी है जिसकी वजह से इंसान जो है वो 86 लाख जो जितनी मखलूक़ें हैं उनमें से एक मखलूक अफजल है, वो इंसान है। और उसकी वजह ये है कि उसके पास माइंड है। एक है ब्रेन, ब्रेन काम करता है और माइंड है उसकी सलाहियत, सोचने की सलाहियत इंसान को दी अल्लाह ने। तो इंसान अपने माइंड को मेंटेन रखने के लिए क्या करता है, सीखता है, ठीक है। बॉडी की ग़िज़ा क्या होती है, ये जो हम खाते हैं फ्रूट्स वगैरह सब्जियां वगैरह। माइंड की खुराक क्या है, अच्छा नॉलेज। आपने अच्छी चीज़ें नॉलेज यानी कि अच्छा नॉलेज गेन करना है, अच्छी चीज़ें सीखनी है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने क्या सीखना है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने क्या नहीं सीखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने क्या बैड नहीं नॉलेज हाँ नहीं क्या नहीं लेना नहीं है, सीखना है। क्या नहीं सीखना है। इसमें भी आपने आपने वो एक शेल लगा के रखना है, एक दीवार बना के रखनी है कि आप ख़राब चीज़ें ना सीखो, ये ख़राब नॉलेज आपके अंदर ना जाए, क्योंकि जो चीज़ आपके दिमाग में जा रही है उसी से ही आपकी डेस्टिनी शेप होगी, कैरेक्टर बनेगा, ठीक है। तो माइंड एक ही है, इसको मेंटेन रखने के लिए आपने सीखना है, सीखने से माइंड शार्प होता है, ठीक है। तीसरी जो अल्लाह ने इंसान को चीज़ दी है वो है हार्ट, इमोशंस। एक हार्ट ये दिल है जो ब्लड एक सप्लाई हाँ कर रहा है, एक है हार्ट जो इमोशंस के हाँ साथ लिंक है वो। तो दिल की ग़िज़ा क्या है, अच्छे रिश्ते, गुड रिलेशंस। आपका अपने फैमिली के साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए, माँ बाप के साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए, भाई बहन, बीवी बच्चे, अगर औरत है तो हस्बैंड और बच्चे, अपने दोस्तों के साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए, अपने कॉलीग्स के साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए। आपके जितने क्वालिटी रिलेशंस होंगे ना, आपकी ओवरऑल जो है ना पर्सनैलिटी उतनी निखरेगी। तो दिल की ग़िज़ा क्या है, अच्छे रिलेशन होने चाहिए आपकी ज़िंदगी में, और आपका दिल मेंटेन रहता है, ठीक रहता है। और चौथी चीज़ है रूह, स्पिरिट। रूह की ग़िज़ा क्या है, इबादत। इबादत, राइट। आपको अपना अल्लाह के साथ कनेक्शन अच्छा रखना है, आपको नमाज़ें पढ़नी हैं, कुरान पाक की तिलावत करनी है, तर्जुमे के साथ पढ़ना है, उसको समझना है। तो रूह को भी मेंटेन रखना है, रूह पाक साफ़ होनी चाहिए। तो ये 4 चीज़ें हैं जिसको इंसान बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल, इसको इंसान अपनी ज़िंदगी में मेंटेन रखे तो अच्छा परफॉर्म कर सकता है दुनिया में और आखिरत में भी ऑब्वियसली। इंडीड एंड वेरी वेल सेड एज वेल। थैंक यू सो वेरी मच साम भाई। आज हमने काफ़ी कुछ सीखा आपसे। अगर मुझसे पूछें तो मेड सम नोट्स एज वेल कि यार इट्स वेरी रेयरली आपको अच्छे लोग मिलते हैं जो आपको मोर देन विलिंग टू टीच अदर्स फॉर फ्री। बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी मच, आपने टाइम भी दिया एंड यू टॉट अस अ लॉट फॉर फ्री। थैंक ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। यू।